अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे हमेशा की तरह। दिस इज मी साइमा पीरजादा, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं आरजू काज़मी की वीडियो पर, पॉइंट ऑफ व्यू। और एक बहुत ही खूबसूरत सी लेडी है जिनका नाम है अंबर जैदी, और उनके साथ आरजू काज़मी जो हैं उन्होंने एक वीडियो अपलोड की है। सो इस वीडियो पे आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं और देखते हैं कि इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अकॉर्डिंग टू एजुकेशन फैसिलिटीज फॉर मुस्लिम वुमेन ऑफ इंडिया, स्ट्रीट चिल्ड्रंस एंड शरिया लॉ। सो इस वीडियो पे आज हम लोग रिएक्शन देंगे और मजीद बातें करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाजमी कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ फ्रेम में अंबर जैदी हैं, और अंबर को सब लोग जानते ही हैं। हमारे साथ कुछ टाइम ऐसा भी हुआ कि डिबेट्स में भी थी अंबर और खूब लड़े हम वहाँ पे। और मैं तो नहीं, लेकिन बाकी पैनलिस्ट बहुत लड़े, मैं ज़रा कम लड़ी। तो बिल्कुल अंबर एडवोकेट भी हैं। अंबर के बाद जो है वो फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एनजीओ भी अपनी रन करती हैं, बहुत कुछ करती हैं। तो हम अंबर से ज़रा कुछ पूछने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। डिफरेंट जो टॉपिक्स पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है भारत के बारे में, उस चीज़ का हम सोचेंगे, पूछेंगे अंबर से कि हम कहाँ तक ठीक हैं और कहाँ पे अंबर हमें करेक्शन करेंगी हमारी, और हम उसको ठीक से समझ पाएंगे उस चीज़ को। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम क्योंकि उस कंट्री में रहते नहीं, हम अपने दिमाग में एक वैसे ही एक चीज़ बना लेते हैं कि ऐसा हो रहा होगा और मुस्लिम्स के साथ वैसा हो रहा होगा। तो हम ये सब कुछ अंबर से पूछेंगे। बहुत शुक्रिया अंबर, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। शुक्रिया आपका बहुत बहुत आरजू जी, मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ ऐसे रूबरू होना। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अंबर, सबसे पहले मुझे बताइए कि मुस्लिम्स की एजुकेशन, स्पेशली जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल्स हैं, बच्चियां हैं, उनकी एजुकेशन के बारे में मैंने जहाँ तक सुना है तो इतना ज़्यादा लोग नहीं हैं वहाँ पर इंडिया में, जो कि मुस्लिम्स की एजुकेशन जो है उसमें वो काफ़ी पीछे हैं। जबकि आप तो ख़ुद मुस्लिम हैं, आप जानती हैं कि हमारे रिलीजन में तो बहुत कहा गया एजुकेशन का। तो फिर क्यों ये वहाँ पे क्या सिचुएशन है, और दूसरा गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वो थोड़ा प्रोमोट करे एजुकेशन को मुस्लिम्स में? देखिए, अगर हम माइनॉरिटी यानी कि मुसलमान जो इंडिया में माइनॉरिटी है उनके लिटरेसी रेट की बात करें तो वो कंपैरेटिव टू अनदर जो अदर कम्युनिटीज हैं वो वाकई में कम है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें काफी इजाफा हुआ है, और एजुकेशन को लेकर जो सरकार की तरफ से स्कीम्स हैं माइनॉरिटी के लिए, जो इंडियन माइनॉरिटीज हैं उनको लेकर बहुत सारी स्कीम्स हैं जो उनकी इकोनॉमिकल और सोशल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए बनाई गई हैं, और जिसमें खासकर महिलाओं पे, औरतों पर बहुत ध्यान दिया गया है कि औरतों की एजुकेशन पे फोकस किया जाए और उनको एम्पावर करने के लिए और इंडिपेंडेंट उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, एजुकेशन के लिए हैं, और उनको उनके रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं जो माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया है उसके तहत आती हैं। और पिछले 5-6 सालों में जो सरकार रही है उसमें लगभग 2 करोड़ लोगों को उससे फायदे भी हुए हैं। और आप चाहे सिविल सर्विसेज की हम बात करें उसमें भी काफी बेहतर प्रदर्शन अगर हम बात करें तो मुसलमानों का रहा है। तो हालात बेहतर हो रहे हैं और लगातार इस पे काम किया जा रहा है, और बहुत सारी लड़कियां जो आगे आकर एग्जाम्पल सेट कर रही हैं, जो एक फ्लैग बेरर हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं मोटिवेट करने में बहुत सारे लड़कियों को बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन एक चीज़ है अंबर के, मैंने कुछ अर्से पहले, सोनू निगम एक सिंगर हैं इंडिया के,
उनका एक वीडियो क्लिप आया था छोटा सा, तो उसमें वो कह रहे थे कि वो अजान की आवाज़ जो है उससे बहुत वो डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि लाउड स्पीकर्स लगे होते हैं मॉस्क में और उसकी वजह से डिस्टर्बेंस होती है। तो यहाँ पर भी वही है कि लाउड स्पीकर्स हैं और सब है, तो आप क्या समझती हैं कि ये होना चाहिए, लाउड स्पीकर्स होने चाहिए या इसके बगैर ही अजान होनी चाहिए ताकि लोग परेशान ना? हमारे इस्लामाबाद में मैं हूँ और यहाँ तो जो मस्जिद के पास घर होता है ना, उसका रेंट भी कम होता है, क्योंकि उधर इतना शोर आता है ना मौत से। अब मेरे लोग गर्दन काटने के लिए आ जाएंगे, तो वो उससे लोग इतना डिस्टर्ब होते हैं। तो आपके ख्याल से कि किसी भी रिलीजन को, खास तौर पे जैसे हम लोग तो इस्लामिक कंट्री में है, उसको प्रमोट करने के लिए क्या ये लाउड स्पीकर ज़रूरी है? देखिए, अगर हम बात करें, जो हमारा भारत का, हिंदुस्तान का आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें इजाजत देता है कि हम अपनी रिलीजन को प्रैक्टिस और प्रीच कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लाउड स्पीकर की बात करें तो इस्लाम की रूह से या इस्लामिक उसमें पहले लाउड स्पीकर तो होता नहीं था। आपको अजान करनी है, जो आसपास के लोग हैं, पहले ऐसे ही लोग बुलंद आवाज में अजान दिया करते थे और आसपास के लोग उसको सुन लेते थे। और कुछ कंट्रीज में एफएम पर भी अजान होती है, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं और लोग जो अपने घरों में एफएम ऑन रखते हैं अजान को पर्टिकुलरली सुनने के लिए, ताकि वो अजान को सुने और चले जाएं। तो जरूरी नहीं है कि लाउड स्पीकर पे आजान हो या लाउड स्पीकर पे नमाज हो या खुतबे हो। पर्पस हमारा है कि हम लोगों को बुलाएं और किसी को भी हमारी वजह से परेशानी ना हो। ये इस्लाम कहता है कि आप अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें कि आपकी वजह से किसी को कोई किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। तो अगर इस्लाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बिल्कुल गलत है। लेकिन जो फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं, उनको कहीं ना कहीं राजनीति या पॉलिटिक्स की बात करें तो उनको लगता है कि ये हमारे धर्म को पे या हमारे मजहब पे सीधा टारगेट किया जा रहा है। मजहब की बात नहीं हो रही, मजहब में लाउड स्पीकर नहीं है, मजहब में आजान है। हम कहीं ना कहीं जो असल मकसद होता है या असल इस्लाम की रूह है, हम उसको भूल करके इन सारे मुद्दों में अटक जाते हैं। हर चीज को आना और पॉलिटिक्स का इशू बना लेते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे हम हिंदुस्तान की बात करें और पाकिस्तान की, तो आपको हालात मुझसे भी ज्यादा बेहतर पता है। बिल्कुल ठीक। इसके साथ ही अगर हम देखें गल्फ में, देखें हम अगर दुबई देखें, यूएई या सऊदी अरेबिया, तो वहाँ पे नमाज के बाद मस्जिद में ताला लगा देते हैं, वहाँ पे आप उसके बाद नहीं जा सकते। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो 24 घंटे मस्जिद खुली है, कभी भी कोई आ रहा है जा रहा है। तो भारत में क्या है, क्या वहाँ पे भी नमाज के बाद बंद कर देते हैं या 24 घंटे खुली होती है मस्जिद? यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारी मस्जिदें खुली होती हैं। ज्यादातर ऐसा होता है कि एक यहाँ पर मुअज्जिन होते हैं जो मस्जिद में होते हैं मस्जिद की देखभाल करने के लिए, कि वहाँ पर सारे सिस्टम और सारी चीजें कैसी चल रही हैं। तो कुछ लोग होते हैं मस्जिद में। हालांकि हर वक्त मस्जिद ऐसे, कुछ मस्जिदें खुली होती हैं और कुछ मस्जिद सिर्फ नमाज के लिए खुलती है और मुअज्जिन होते हैं जो उनको लॉक कर देते हैं और वो आसपास ही उनके रहने के लिए क्वार्टर या कुछ होता है उसमें रहते हैं। तो ऐसा कुछ सब जगह पर्टिकुलर नहीं, वैसे मस्जिदें यूजुअली खुली होती हैं। सही। और शरिया लॉ के बारे में आप क्या कहेंगे अंबर? आपको क्या लगता है कि ये जो है शरिया लॉ, इसके बारे में? देखिए, जो हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का जो संविधान है जिसको आइन बोलते हैं उर्दू में, उसमें आर्टिकल 44 है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात करते हैं। वो सबको उसमें है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट होना था और वो नहीं हो पाया, जबकि आजादी को 73 साल हो चुके हैं और उसके बावजूद भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं जो हमारा आइन, जो हमारा संविधान कहता है कि सबको बराबर के अधिकार मिले, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट एंड क्रीड। तो कहीं ना कहीं जो हम पर्सनल लॉ की बात करते हैं या फैमिली लॉज की बात करें, उसमें क्रिश्चियन और हिंदू मुस्लिम्स की हम बात करें पर्टिकुलरली, जिसकी सबसे ज्यादा अगर असर पड़ता है तो वो मुसलमान औरतों और बच्चों पर पड़ता है। चाहे उसमें आप ट्रिपल तलाक की बात करें, हलाला की बात करें, सक्सेशन की बात करें, अडॉप्शन की बात करें, और चाहे आप पॉलीगैमी की बात करें, तो कहीं ना कहीं जिससे जो मुतासिर होते हैं वो औरतें और बच्चे होते हैं। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें, अगर जो इस्लामिक कंट्रीज हैं तो उसमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन या फिर जो उसमें भी बहुत सारे अलग अलग फिरके होते हैं, उनके हिसाब से किसी को ऐसा नहीं है। कि अगर हम पाकिस्तान या बांग्लादेश की भी बात करें तो उसमें होता यह है कि एक लॉ बन गया है यूनिफॉर्म, वो सबके लिए, ऐसा नहीं कि सुन्नी के लिए अलग, शिया के लिए अलग, देवबंदी के लिए अलग। तो यूनिफॉर्म लॉ होता है क्योंकि हम एक देश में रहते हैं, एक मुल्क में रहते हैं और एक लोगों के लिए कानून होता है। हम एक दूसरे के साथ कैसे हैं,
आप सुन्नी है मैं शिया हूँ या हम कुछ भी है, ये हमारा रिलीजन है और ये हम तक है, ये हमारा एक पर्सनल अफेयर है कि हम कौन सा धर्म फॉलो करते हैं, या मैं अकेले कुछ और एक मेरी अकीदत है मैं उसको फॉलो करना चाहती हूँ, ये मेरा लुकआउट है। और मैं आपके साथ किस तरीके से रहती हूँ या हम आपस में अपनी कम्युनिटी में किसी के साथ किस तरीके का बिहेवियर करते हैं, या मैंने किसी को धोखा दिया है, बदतमीजी की है, तो वो एक अलग चीज है, वो पर्सनल नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं क्रिमिनल ऑफेंस में आती है। तो महिलाओं की जहां पे अगर हम बात करें शरिया लॉ को लेकर, तो आप हिंदुस्तान में पूरी तरीके से मुसलमान शरिया लॉ फॉलो नहीं करते। जितने भी क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, रेप है, मर्डर है, उसमें वो हिंदुस्तान का आइन को में जितने भी कानून बने हुए हैं उनको फॉलो करते हैं। और जितने भी कानून हैं औरतों और बच्चों से लेके हुए जितने भी मसाइल हैं, उसमें उनको फैमिली लॉज, यहाँ तक कि हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो कि एक एनजीओ है, वो हमेशा इस तरीके की चीजों को बढ़ावा देता है। और हिंदुस्तान में जो फैमिली लॉ यानी कि पर्सनल लॉ है उसकी वो तायीद करते हैं। यहाँ तक कि कोर्ट में बहुत सारी पिटीशन जिस तरीके की जाती हैं, जैसे कि ट्रिपल तलाक की पिटीशन रही थी, या फिर हमारी यूनिफॉर्म सिविल कोड की पिटीशन है, इस हमेशा वो उनकी मुखालिफत करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आता है। हमारा आइन इजाजत देता है, कहता है कि इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था। और अगर हम वैसे भी इस्लाम की बात करें, आप भी मुसलमान हैं और मैं भी मुसलमान हूँ, हम सबको पता है कि इस्लाम का मकसद 4 शादी करने का या एक से ज्यादा शादी करने का क्या था। उस वक्त में लोग जंगों में जाते थे, औरतें बहुत सारी बेवा हो जाती थी, तो औरतों को सहारा देने के पर्पज से जितने भी इस्लाम में कानून रहे हैं या शरिया के लॉज हैं, वो कहीं ना कहीं औरतों की बेहतरी और समाज और लोगों की बेहतरी के लिए रहे हैं। लेकिन लोगों ने और कुछ जो हमारे धर्म गुरु हैं, उन्होंने इसको अपने फायदे के लिए और औरतों को दबाने के लिए उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अब हलाला की बात करें हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में बात करें, तो बहुत सारे लोगों के हलाला एक्सपर्ट्स के प्रोफाइल मिलते हैं। और यहाँ तक कि मैंने 5-6 साल ट्रिपल तलाक पे काम किया, इनफैक्ट डॉक्यूमेंट भी बनाया हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिसमें ट्रिपल तलाक विक्टिम्स की कहानियां उसमें मैंने डॉक्यूमेंट की। तो बहुत सारे केसेस सामने ऐसे आए आरजू जी, जिसमें मौलाना ये बोल देते हैं कि हम तो एक दीन की कौम की खिदमत कर रहे हैं, हम तो बिछड़ों को मिलाते हैं और ये तो बहुत सवाब का काम है। तो अपने लिए हर चीज आप गुनाह भी हलाल कर लेते हैं। और जब हम बात करते हैं सही हक की और सही बात की, तो उनको आप बोल देते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर पार्टी के स्टूज हैं, या आप इस तरीके के नामों से नवाजा जाता है या पुकारा जाता है। तो हम जब भी हमारी बेटियों की या औरतों की बात आती है, तो पाकिस्तान में तो हालात बहुत ज्यादा बेहतर है, जबकि हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो अपनी माइनॉरिटीज को सबसे ज्यादा राइट्स देता है। किसी भी तरीके का यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ता। अगर सबसे ज्यादा सुकून में कहीं मुसलमान है तो वो हिंदुस्तान है पूरी दुनिया में। ठीक, बिल्कुल। लेकिन जो आप बात कर रही हैं ना हलाला की, वो मैंने जहाँ तक सुना है वो ये कि पहले ज़माने में लोगों ने इसको तमाशा बना रखा था कि 1 मिनट में तलाक दे रहे हैं, उसके बाद फिर ले आ रहे हैं, तो इसलिए ये लाया गया था ताकि उस चीज़ को रोकने के लिए कि लोग ज़रा ज़रा सी बातों के ऊपर इस तरह से तलाक ना हो, बिल्कुल तलाक ना हुआ करे। लेकिन अब उसका खैर जिस तरीके से भी मिसयूज़ तो आपको पता है कि होता ही है आजकल हर चीज़ का। यहाँ पे मुझे ये भी बताइए अंबर के इस्लामिक कंट्रीज़ जितनी हैं, तो आपके ख्याल से हम यूरोपियन कंट्रीज़ का मुकाबला क्यों नहीं कर पाते? पैसा भी है, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके पास ऑयल है और बहुत इस तरह की चीज़ें हैं जिससे अमीर बहुत हैं, लेकिन अगर हम एजुकेशन में देखें, हम किसी फील्ड में देखें, साइंस में देखें, टेक्नोलॉजी में देखें, तो वहाँ पे हम कुछ उनको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखते। इसकी क्या वजह लगती है आपको? चलिए जो हमारी जैसी कंट्रीज़ है, पैसा नहीं है, हम समझ सकते हैं कि हम नहीं कर रहे, लेकिन बाकी क्यों नहीं जा रहे? देखिए, अगर मैं बात करूं ओवरऑल जितने भी मुसलमान हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जो भी हमारे फरके होते हैं, उनकी बात करें तो कहीं ना कहीं हम इस्लाम को नहीं समझ पाए हैं। कुरान और इस्लाम को हम नहीं समझते। हमने दीन को, इस्लाम को एक कट्टरपंथ और इतना मुश्किल तरीन मजहब बना दिया है फॉलो करने के लिए कि लोगों में कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है कि इस्लाम बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड और इंसान को जीने की आजादी नहीं देता, पर्सनल लिबर्टी नहीं होती। हालांकि इस्लाम में इस तरीके का कोई भी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो कि लोग
दिखाते हैं। सपोजिटली हमारे जो जितने भी हमारे स्कॉलर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं, वो इस तरीके से बात करते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। जब हम डिबेट्स में भी बात करते हैं तो वो इतना रिजिड और इस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं जिससे लोगों में ये मैसेज जाता है कि इस्लाम बहुत ज्यादा रिग्रेसिव है, जबकि इस्लाम रिग्रेसिव नहीं है। हम बात करें हजरत खदीजा की, जो बीबी खदीजा थी उस वक्त में वो एक बिजनेस वुमन थी, या हम बात करें बीबी ज़ैनब की, उन्होंने खुतबा दिया इमाम हुसैन की शहादत के बाद। और कितनी सारी इस्लाम में ऐसी महिलाएं रही हैं। यहाँ पर हम बीबी आयशा की बात करें तो वो मैदान जंग में गई हैं, और उस वक्त जंगों में औरतें फीमेल नर्सेस भी हुआ करती थी उस वक्त में भी। तो इस्लाम इतना प्रोग्रेसिव रहा है। आज 1400 साल के बाद हम अपनी औरतों को घरों में बुर्कों में दबाकर रखते हैं, उनको पढ़ने नहीं देते, उनको बड़ा तक नहीं होने देते कि उनकी एक बचपन में ही शादी कर दी जाती है 12, 13, 14 साल की उम्र में। तो ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कहता है। अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें तो उन्होंने अपनी बेटी को अपना वली अहद एक तरीके से अगर देखें तो अपना चुना, उनके लिए उनकी बेटी सब कुछ रही है, उनकी बेटी से ही उनकी लीनेज चली है। तो इस्लाम कितना प्रोग्रेसिव है तो हमें उसको समझने की जरूरत है। हम अपनी तंग जहनी इस्लाम के नाम पर थोप कर दूसरों पे थोप देते हैं अपनी तंग जहनी को। तो ये ओपिनियन है। और सबसे बड़ी कमी एक और ये रही है कि अब तक हमारी कम्युनिटी में, इस्लाम में, लोगों ने धर्म को दूसरे के ओपिनियन से फॉलो किया है। किसी ने भी कुरान को पढ़कर खुद से समझकर इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की। जो हमें मौलाना साहब ने बोल दिया, पढ़ा दिया कि ये हदीस है और ये कुरान ये कहता है, वही हमने एक लकीर के फकीर की तरह मानते आए हैं। जबकि अल्लाह और कुरान ये कहता है कि आप पढ़ें, समझने की कोशिश करें और उसको देखें कि आपकी अक्ल इस चीज को गवारा करती है, क्या आपको ये सही लगता है। ये आपकी सोच पे होता है। तो लोगों ने अपने ओपिनियन से इस्लाम को इतना रिग्रेसिव बनाया है। ये लोगों का ओपिनियन है जो आज वर्ल्ड ओवर इस्लाम को एक रिप्रेजेंट किया जाता है। ये लोगों के ओपिनियन की वजह से, और कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइजेशन इस्लाम का बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। बिल्कुल। यहाँ हम थोड़ा सा मज़हब से बाहर निकलते हैं और हम बात करते हैं कि एज अ वर्किंग लेडी आप क्या समझती हैं, जब आप बाहर निकलती हैं तो उतने ही राइट्स मिलते हैं जितने किसी मेल को मिलते हैं, उतने ही कॉन्फिडेंट होते हैं, उतने ही सिक्योर हैं, क्या समझती हैं आप? देखिए, कहीं ना कहीं अगर मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूं तो कहीं ना कहीं अब जबकि मैं एक मुकाम पर पहुंच गई हूं तो लोगों को सब एक मिसाल देते हैं कि अरे हाँ, हमें तो पहले से पता था आपकी बेटी ये करेगी वो करेगी एंड ऑल। लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं आरजू जी, और हम कुछ भी नहीं होते और हम मेहनत कर रहे होते हैं और हमें हमारे बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, तो लोग बड़ी बातें करते हैं। तो ये धर्म की बात, ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, ये हर लड़की का वो सफर है। हम चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करें तो लड़कियों को मौके देना ही लोग बड़े फख्र से बताते हैं। उनको लगता है कि अपनी बेटियों को अगर उसका हक दे रहे हैं तो वो बड़ा एहसान जताते हैं। बहुत सारे लोग जो अपनी बेटियों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देते हैं, पढ़ने का मौका देते हैं या उनको काम करने देते हैं, तो वो बड़े फख्र से कहते हैं अरे हम अपनी बेटियों को तो बेटों की तरह पालते हैं। बेटियों को बेटों की तरह पालने की जरूरत नहीं है। बेटियों को बेटियों की तरह पालिए, क्योंकि जो आप मौके उनको दे रहे हैं वो उनका हक है। चाहे आप इस्लामिक हक की बात करें या कानूनी हक, ये बेटियों का हक है। बड़े फख्र से लोग कहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि उनकी तंग जहनी, कहीं ना कहीं जो उनके बैक ऑफ द माइंड है वो यहाँ पे नजर आ जाती है, जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं। तो ये मुसलमान लड़कियों की बात नहीं, मुसलमान लड़कियों के लिए और थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। जो हमारी कम्युनिटी में हिंदुस्तान पाकिस्तान की हम बात करें तो तस्वीर अब बदल रही है। मैं अगर खासकर हिंदुस्तान की बात करूं, हिंदुस्तान में लड़कियां हर फील्ड में आगे आ रही हैं और यहाँ पर उतनी ज्यादा रिग्रेसिव सोच नहीं है। लड़कियां लड़कों से भी बेहतर हमेशा प्रदर्शन करती हैं, चाहे बोर्ड्स रिजल्ट की बात हो, यूपीएससी की बात हो, जो कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं। फाइटर जेट चलाने से लेके लड़कियां यहाँ पर हर काम कर चुकी हैं और हर फील्ड में एकदम टॉप पे है और बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, सफर उतना आसान नहीं होता है और हालात बेहतर हो रहे हैं क्योंकि लोग काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं और लोगों के लिए, तो वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाती हैं। तो उनको देखकर और लोगों को भी बहुत इंस्पिरेशन मिलती है और लड़कियां बेहतर करने के लिए आगे, उनके माँ बाप भी साथ दे रहे हैं।
मैंने बहुत दफ़ा देखा है इंडियन टीवी पे भी और कमर्शियल्स में भी कि लड़कियां साइकिल भी चला रही हैं, लड़कियां बाइक भी चला रही हैं। पाकिस्तान में तो कोई साइकिल चलाए तो मुड़ मुड़ के देखने लगते हैं कि ये कहाँ से आ गई है, ये साइकिल कैसे चला रही है या ये बाइक कैसे चला रही है। कोई कुछ बोलता नहीं, लेकिन खुद अपने आप को ऑड लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। तो बाइक वहाँ पे तो मैंने देखा है कि लोग यूज़ कर, लड़कियां चला रही होती हैं स्कूटी और बाइक्स वगैरह। मुझे ये सुन के हंसी आ रही है। हंस ले स्कूटी हंस ले। बाइक यहाँ पर नहीं, क्योंकि स्कूटी और बाइक हमारे हिंदुस्तान में तो लड़कियां दशकों से चला रही है, जबकि इनफैक्ट स्कूल को तो यहाँ पर ओल्ड स्कूल थोड़ा सा मान लेते हैं कि अरे साइकिल चला रही है, अभी लड़कियां स्कूटी चलाते हैं। इनफैक्ट दशकों से, आई थिंक 20-30 साल से स्कूटी चला रही हैं लड़कियां यहाँ पर, और बुर्का और हिजाब पहन के भी चलाती हैं, कोई कुछ नहीं कहता है। यहाँ तक कि जो छोटे छोटे गांव और छोटे शहर हैं, वहां पर भी औरतें, जो मुस्लिम गांव हैं, वहां पर भी औरतें बुर्खा और चादर पहन के वो अपना स्कूटी, बाइक या फिर गाड़ी जो भी चलाना है सब चलाते हैं, किसी की कोई मजाक नहीं बनाता। और मुझे आपकी बात सुन के थोड़ी हंसी आ गई। नहीं कहते यहाँ भी कुछ नहीं है, मगर ऐसे देखेंगे ना कि जैसे पता नहीं कोई जी, खलाई मखलूक आ गई है कि जी, क्या, वो बिल्कुल और awkwardness तरीके नॉर्मल नहीं होता एग्जैक्टली वो। बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, इसलिए बहुत ही अजीब लगता है। लेकिन मुझे बताइए, आपकी कोई एनजीओ भी है जो आप रन जी, करती हैं? और मुझे एक कन्फ्यूजन है, यमुना होता है कि जमुना होता है? क्योंकि मैंने मूवीज में तो जमुना सुना है और मेरे पास जो लिखा हुआ है वो यमुना लिखा हुआ है। तो ये एक ही है या ये दो अलग अलग हैं? नहीं देखिए, होता हिंदी में अगर बोले तो यमुना होता है, लेकिन जो उर्दू में लोग बात करते हैं उसको जमुना बोल देते हैं। हिंदी में यमुना, द वर्ड एग्जैक्ट वर्ड, द राइट वर्ड इज यमुना। हिंदी, क्योंकि ठीक है। यमुना हिंदी का वर्ड है, तो ये यमुना है। जमुना जो उर्दू भाषा में लोग बोलते हैं तो वो जमुना बोल देते हैं, जैसे गंगा जमुनी तहजीब, ये उर्दू बिल्कुल। की एक टर्म है। तो यानी कि मिली जुली एक तहजीब। तो ये उसका एक उसको क्लीन करने के लिए शायद कोई कोई प्रोजेक्ट आप कर रही थी या कर रही जी हैं? जी 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 जी, हमारा एक एनजीओ है होप ह्यूमैनिटी के नाम से, जो कि मैं और मेरी बड़ी बहन, हम लोग 12-13 साल की उम्र से उसमें काम करते हैं। और खासकर एजुकेशन, जब हम लोग स्कूल में थे तो हम लोग ड्रॉप आउट्स और खासकर ड्रॉप आउट्स के लिए हम लोग काम करते थे। सो गाइस, ये वीडियो थी अंबर जैदी और आरजू काजमी की। बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन थी इन लोगों की, काफ़ी मज़ा आ रहा था इनकी बातें सुनकर। कुछ मतलब कि रियलिटी के ऊपर इन्होंने जो है बातें की हैं। और अंबर जैदी जो कि इंडिया से हैं, उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन की हैं अबाउट इंडिया। और आरजू काजमी ने ठीक कहा कि हम दूसरी कंट्री के बारे में यहाँ से बैठकर बहुत चीज़ें सुन रहे होते हैं और देख रहे होते हैं, और हमें बेसिकली हम समझ रहे होते हैं कि वहाँ पर ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इस तरह से हो रहा होता है बेसिकली। लेकिन जो जहाँ पर रह रहा होता है उसको ज़्यादा अच्छे से बेहतर पता होता है कि हमारी कंट्री में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो बात कुछ ऐसी है कि अगर हिंदुस्तान में एजुकेशन की बात की जाए अकॉर्डिंग टू अंबर जैदी, तो उन्होंने ये कहा है कि एजुकेशन जो है वहाँ पर अब पहले से बेहतर होती जा रही है। माइनॉरिटीज़ जो मुस्लिम गर्ल्स हैं उन लोगों की, तो वो जो है एजुकेशन उन पे फोकस किया जा रहा है, उनकी एजुकेशन अच्छी होती जा रही है। मस्जिद की बात पे उन्होंने कहा कि मस्जिद जो है वो बेसिकली खुली रहती हैं, और ज़्यादातर जो है वो मतलब कि कुछ जो हैं वो बंद होती हैं, सिर्फ नमाज के टाइम पर खुलती हैं, लेकिन ज़्यादातर मस्जिदें जो 24 आवर्स खुली रहती हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट उन्होंने इस बात पे कहा कि अजान के ऊपर कहा कि अजान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बेसिकली उन्होंने यही कहा है कि ये मज़हब में अलाउ नहीं है। मज़हब में मतलब कि ऐसा कोई बात है नहीं कि उन्होंने कहा हो कि ऐलान इसी पर ही करना है, मतलब कि जो होता है ये अजान। तो लेकिन एक बात है, इस पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये देना चाहूँगी कि अजान से सबको आइडिया हो जाता है कि अजान किस टाइम पे हो रही है और नमाज का टाइम, क्योंकि मौसम चेंज होता है, टाइमिंग का कुछ पता नहीं चलता। और अजान डे बाय डे जो होता है ना, उसकी टाइमिंग चेंज होती जाती है, क्योंकि सूरज की और उसके अकॉर्डिंगली होता है। तो इसलिए अजान जो है उससे काफ़ी लोगों को पता चल जाता है, जिनको नहीं आइडिया होता है कि अजान हो गई है या फिर होने वाली है। सो ज़्यादातर हम जो पाकिस्तान में लोग हैं या फिर कहीं पर भी आप चले जाएं, तो ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि हमें पता यहाँ से चलता है कि अजान हो गई है, भाई अजान हुई है कि नहीं। जब कानों में आवाज़ आती है ना, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ अजान हो गई है। तो टाइमिंग से कुछ आइडिया नहीं होता। तो मेरे अकॉर्डिंगली अजान होना
जो है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं होनी चाहिए। अजान होनी चाहिए और स्पीकर्स में भी होनी चाहिए और सिचुएशंस को देखकर होनी चाहिए। जैसे अब अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं या कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब कि किसी को प्रॉब्लम हो रही है या कोई परेशान हो रहा है, तो उसको फिर उस तरह से ना उसके अकॉर्डिंगली ये सारा सिस्टम बनाना चाहिए ताकि वहाँ पर कोई परेशान ना हो अजान की वजह से। क्योंकि इस्लाम में भी यही है कि आप किसी को भी परेशान ना करें, किसी को भी तंग ना करें, तकलीफ ना दें। लेकिन क्योंकि अजान जो है वो इस्लाम में है और अजान होती है, अजान को आप आवाज़ में दें या फिर माइक वगैरह में बोलें, लेकिन अजान तो होती है। लेकिन यह है कि इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और जो है इससे किसी को इशू वैसे होना नहीं चाहिए। सो बेसिकली हर किसी का अपना तरीकाकार होता है, तो मुझे नहीं लगता। और दुबई में मैंने देखा है कि दुबई में अजान माइक में होती है, स्पीकर्स में होती है। ऐसा कोई नहीं है कि स्पीकर्स में अजान नहीं होती है और हर जगह पर होती है। लेकिन वही बात है इंडिया में भी होती है, बल्कि माइक स्पीकर्स वगैरह में। तो सोनू निगम जी ने पता नहीं ऐसा क्यों बोला है, शायद वो इससे ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे या फिर क्या इशू है। एनीवेज हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, सो मेरा ये ओपिनियन था। तो अगर हो रही है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हर चीज़ को देखकर इनको हर चीज़ करनी चाहिए। ये भी नहीं है कि नहीं ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, ऐसा नहीं होना चाहिए। एनीवेज मुझे अंबर ज़दी की बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं। जैसे कि आरजू काज़मी कह रही थी कि हमारे यहाँ पर तो यहाँ पर जो लड़कियां हैं वो साइकिल चलाएं या बाइक चलाएं तो उनको लोग इस तरह से देख रहे होते हैं और पता नहीं क्या हो गया। तो इंडिया में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में बेसिकली लड़कियां जो हैं, मैंने उनको देखा है, हर तरह की होती हैं। लखनऊ में मैंने ज़्यादातर देखी है, स्कूटी चला रही होती हैं, बाइक्स चला रही होती हैं, बहुत ज़्यादा ना इस तरह का कॉन्सेप्ट है पूरे इंडिया में। और वहाँ पर लोगों को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि लड़की जा रही है या लड़का जा रहा है गाड़ी में या बाइक पर या साइकिल पे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा है कि अगर कोई लड़की बाइक चला रही है या साइकिल चला रही है तो उनको इस तरह से देखा जाता है ना, जैसे कि मतलब कि उसने हाफ ड्रेस पहना हो। मैं ये बोल सकती हूँ कि उनको ऐसे इतना हैरानगी से देख रहे होता है जैसे उसने आधी वो नंगी हो। सो इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। मुझे काफ़ी बार ना हम जा रहे होते हैं ना गाड़ियों में, तो बेसिकली कोई बाइक पे जा रही होती है, तो मेरी मम्मा ने भी एक दो बार कहा है, काफ़ी लोगों ने कहा वो देखो बाइक चला रही है ना लड़की। तो मैं कहती हूँ तो क्या हुआ, इट्स ओके। तो मुझे खुद शौक है साइकिल चलाने का, लेकिन आज तक मैंने साइकिल चलाई नहीं है क्योंकि मुझे आती नहीं है। डर लगता है चलाने से कि मैं गिर जाऊंगी ना। तो बाइक तो खैर कभी चलाने का शौक हुआ ही नहीं है, लेकिन साइकिल चलाने का बहुत ज़्यादा मुझे शौक है। और यहाँ पर इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा किया जाता है कि नहीं और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लाइक साइकिल चला रहे हैं लोग देखेंगे क्या बोलेंगे। तो ये क्या बोले वाला वर्ड जो है ना हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। तो इस तरह का होना चाहिए कि दोनों को सेम रहना चाहिए। साइकिल बाइक गाड़ी हर चीज़ चलाने का राइट मतलब दोनों को होना चाहिए। और इसमें कोई इतनी बड़ी बात है कि आप आंखें खोल कर फाड़ कर देखें। सो खैर ये ओपिनियन था। तो ये वाकई में थोड़ा फ़नी था कि इंडिया में तो इतने सालों से ये सारी चीज़ें हम देखते आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कब ये लोगों की मेंटालिटी जो है वो चेंज होगी। और एक बात इन्होंने और भी की है कि लड़कियों को जो है ना वो अगर कोई राइट मिल जाता है या फिर उनको मतलब कि वैसे रखते हैं जैसे बेटों को रखते हैं, तो वो बड़ा फ़ख्र से बता रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे कि मेरे पापा हैं, उन्होंने मुझे हमेशा से कभी भी इस चीज़ पे मना नहीं किया कि एजुकेशन हासिल नहीं करनी है, बल्कि कुछ लोगों ने ऐसा कहा था कि इसको क्या कराओगे पढ़ाकर। लेकिन मेरे बाबा ने हमेशा कहा था कि नहीं, ये पढ़ना चाहती जितना पढ़े, ये मेरी बेटी और जितना चाहेगी मैं इसको पढ़ाऊँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपनी फैमिली में मतलब मैं अपनी जो घर में मैं सबसे ज़्यादा पढ़ी हूँ और मेरी एजुकेशन सबसे ज़्यादा है। और मैंने आगे पापा की डेथ के बाद भी मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा और मैंने काफ़ी अपनी स्ट्रगल करके अपनी मेहनत करके अपने पैसों से अपना जो है वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया है। और अभी भी आगे माइंड बन रहा है कुछ करने का, कुछ कोर्स वगैरह करने का। खैर वो देखते हैं कि क्या होता है।
सो ये सारी चीज़ें हैं। सो गाइस मुझे इनका पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी अच्छा लगा है कि लड़कियां जो है ना बेसिकली उनको एक बराबर हक देना चाहिए, उनको लड़कियों को लड़कियों की तरह ट्रीट करें, लेकिन उनको राइट दें जो इस्लाम में राइट मिले हुए हैं। इस्लाम में भी राइट मिले हुए हैं कि लड़कियां, उनकी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, सबकी एजुकेशन पे फोकस किया गया है, जो कि आजकल लोग पढ़ते नहीं हैं। कुरान पाक की एजुकेशन आजकल लोगों को समझ नहीं आती है और वो अपने आप से पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते हैं। मैं तो भाई बहुत डरती हूँ इस्लामिक बातें करने से, क्योंकि कहीं मुझसे कोई उल्टी पुल्टी बात निकल जाए या कोई भी इस तरह से होता है, इंसान के मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता है ऐसा, तो जिससे कोई हर्ट ना हो जाए मेरी वजह से। सो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो पे आपका क्या ओपिनियन है आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और काफ़ी सारे इसमें और भी पॉइंट थे जिसमें हमने माइट भी मैंने मिस कर दिए हैं, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो होती है ना तो इतने सारे पॉइंट जहन से ही निकल जाते हैं। सो यस ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। बाय बाय।